हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। मैं राज गौतम आपको फिजिक्स जो क्लास 11th का है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज जो सबसे पहला चैप्टर है जो स्टार्ट करूँगा वो है वेक्टर्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग सब मिलकर पढ़ते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होता है? 3-4 लेक्चर लेंगे पूरा वेक्टर को ख़त्म करने में, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और जो भी स्टैंडर्ड हाई लेवल तक है, जहाँ तक आपको रिक्वायरमेंट है वहाँ तक मैं आपको बताऊँगा वेक्टर क्या होता है, कैसे होता है, वहाँ तक हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से वेक्टर। तो सबसे पहले देखिए, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ थे उनको दो भागों में बांटा गया। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ थे उनको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में बांटा गया? स्केलर्स एंड वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो भागों में बांटा गया, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जो भी क्वांटिटी फिजिक्स में आप पढ़ते हैं जो मेजरमेंट के लिए काम आता है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो देखिए स्केलर्स और वेक्टर जो भी फिजिकल क्वांटिटी थे इनको हमने दो भाग में बांट दिया है। एक कहलाएगा आपका स्केलर्स, दूसरा कहलाएगा आपका वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता है उसमें। उस तरह की क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज़ के आपके एग्जांपल दिए हुए हैं। कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्केलर क्वांटिटीज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सारी क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी हैं? स्केलर क्वांटिटी हैं। दूसरा क्वांटिटी कौन सा आ गया आपका? दूसरा आ गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। साथ ही साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ साथ ये एक लॉ को ओबे करता है, इसको बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओके, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये ओबे करता है। तो जो भी क्वांटिटी वेक्टर होगी उसके पास ये तीन प्रॉपर्टी होगी। क्या क्या? पहला उसका क्या होना चाहिए? पहला उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा उसका क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए, और तीसरा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करना चाहिए। तो ये तीनों क्वालिटी जिसमें होगी वो क्या कहलाएगा? वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, वेक्टर के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे। वेक्टर के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। कौन कौन से? वेलोसिटी वेक्टर हो गई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया, मोमेंटम वेक्टर हो गया, फोर्स वेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक और बात, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, बट वो वेक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, पर वो वेक्टर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में है आपका करंट। करंट के पास आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि करंट फ्लो कर रहा है। मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रहा है तो इसके पास मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इसमें। ठीक है, 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नीट्यूड है, और इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन भी है। बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ये? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ओबे नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए। नोट कर लीजिएगा कि करंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं जो क्विक हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने? स्केलर्स वेक्टर होते हैं। स्केलर जो होते हैं सिंपल एडिशन, सिंपल अलजेब्रा को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, वो स्केलर कहलाएगा। ठीक है, मतलब एडिशन के लिए हम लोग सिंपल अलजेब्रा लॉ को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर को क्या फॉलो करना पड़ेगा? एडिशन के लिए वेक्टर को फॉलो करना पड़ेगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओके, अब देखिए बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न होता है कि स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जीरो क्या क्या हो सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी स्केलर क्वांटिटी होते हैं, जो भी स्केलर क्वांटिटीज़ होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। सिमिलरली वेक्टर क्वांटिटी जो होता है ये भी पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुआ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग वेक्टर को, चूँकि ये चैप्टर वेक्टर है तो हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे वेक्टर्स पे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वेक्टर को अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है,
तो सबसे पहले देखिए कि कोई भी चीज़ वेक्टर रहेगा तो हम लोग कैसे दिखाएंगे कि वो चीज़ वेक्टर है, ठीक है। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में कोई भी चीज़ वेक्टर है तो किस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ वेक्टर है, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ वेक्टर है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए दिस क्वांटिटी इज़ वेक्टर, तो हम लोग इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक एरो लगा देते हैं। अगर हमने एरो लगा दिया है तो मुझे पता चल जाएगा क्या कि ये वेक्टर है, ओके। अगर एरो नहीं लगा हुआ है तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब डिनोट करते हैं कि अगर किसी चीज़ पे अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए काम आता है कि किस तरह को अगर देखते के साथ पता चल जाए कि ये वेक्टर है किसके लगा, तो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी जो भी रहता है उसके ऊपर क्या करते हैं, एरो लगा देते हैं। ज्योमेट्रिकली हम लोग वेक्टर को कैसे दिखाते हैं, ज्योमेट्रिकली हम लोग वेक्टर को कैसे दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग ज्योमेट्रिकली वेक्टर को कैसे दिखाते हैं। देखिए वेक्टर को हम लोग विद द हेल्प ऑफ एरो दिखाते हैं। ये आपको जो एरो दिख रहा है, इस एरो के हेल्प से हम लोग वेक्टर को दिखाते हैं। तो एरो का आप देख रहे होंगे कि आपको एरो का हेड दिख रहा होगा। हेड जो एरो का होता है, एरो का जो हेड होता है वो वेक्टर का क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। और एक एरो का टेल हुआ जो इनिशियल पॉइंट बताएगा वेक्टर का। साथ में जो एरो का लेंथ होगा, ये जो आपको लेंथ दिख रहा है एरो का, ये बताता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेंथ क्या बताएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग को ये पता चल गया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। हेड होता है, टेल होता है, और लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बताता है। चलिए कुछ और बातें यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। कुछ जैसे कि एक वेक्टर है, वेक्टर को आप कहीं भी शिफ्ट कर रहे हो, यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट्स है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। स्पेशल पॉइंट्स है, क्या है ये स्पेशल पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। अगर आप वेक्टर को शिफ्ट कर रहे हो, देखिए क्या है यहाँ पे दिया हुआ कि इफ़ अ वेक्टर इज शिफ्टेड विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन देन वेक्टर डज नॉट चेंज। अगर मैं एक वेक्टर को शिफ्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक वेक्टर है, एरो से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, ये ए और बी वेक्टर है, ठीक है। इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसी वेक्टर को शिफ्ट कर रहा हूँ, इस वेक्टर को मैं यहाँ लेके चला आया, ये रहा, अब ये रहा ए और ये रहा बी। तो क्या इसका लेंथ चेंज हुआ क्या, जितना पहले लेंथ था वही, क्योंकि एरो को ही मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, नया एरो तो ला नहीं रहा हूँ, उसी एरो को मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ से लेके वहाँ तक, ठीक है। तो जब मैंने एरो को शिफ्ट किया तो इसका लेंथ चेंज नहीं हुआ, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। अब पहले से कंडीशन दिया हुआ है कि डायरेक्शन तो चेंज होना नहीं है, तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा वेक्टर चेंज नहीं होगा। पहले वाला वेक्टर भी अगर मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड है 10 और ये ईस्ट की तरफ है, तो दूसरे वाला वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 10 है और ये भी किधर है, ईस्ट की तरफ है। तो अगर किसी वेक्टर को उसके डायरेक्शन बिना चेंज किए कहीं भी हम लोग शिफ्ट करते हैं तो उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो पहले वेक्टर था वही वेक्टर अभी भी रह जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका स्पेशल पॉइंट है, नोट करने के लिए है, इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर हम वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट करते हैं तो उसके डायरेक्शन पे उसके वेक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम लोग डायरेक्शन को चेंज नहीं किए हैं तो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग आगे देखने वाले हैं क्या, आगे हम लोग देखने वाले हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, ठीक है। दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, ओके। तो चलिए देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर हम लोग निकालते कैसे हैं, ठीक है। ये देखिए, दो वेक्टर के बीच का जब भी एंगल आपको निकालना हो, ठीक है, तो क्या करते हैं ना, सबसे पहले एक चीज़ दिमाग में रखना है कि दो वेक्टर के बीच का जैसे ही आपको एंगल निकालना है तो आपको दिमाग में क्या रखना है, क्या कि दोनों का या तो हेड साथ में होना चाहिए या तो टेल साथ में होना चाहिए, ठीक है। क्या दिमाग में रखना है, या तो दोनों का, दोनों वेक्टर का हेड साथ में हो और दोनों वेक्टर का टेल साथ में हो, ठीक है। या तो दोनों वेक्टर का हेड साथ में हो या तो दोनों वेक्टर का टेल साथ में हो, तभी हम एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है आपका ऐसा, एक वेक्टर है आपका, ये रहा आपका पहला वेक्टर, ओके, और ये रहा आपका दूसरा वेक्टर, ओके। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर,
दो वेक्टर है। तो अब आपसे बोला कि इन दोनों के बीच का एंगल निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग वेक्टर को बिना डायरेक्शन चेंज किए कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो या तो तुम ए को शिफ्ट कर दो या तो तुम बी को शिफ्ट कर दो। तो अगर हम बी को और ए को इस तरह से शिफ्ट करते हैं कि दोनों का टेल साथ में आ जाए या दोनों के हेड को हम लोग साथ में ले आते हैं, तो मान लीजिए कि हम लोग बी को पीछे शिफ्ट करते हैं ताकि इसका क्या आ जाए, दोनों का टेल साथ में आ जाए। तो अगर हम बी को पीछे शिफ्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये रहा आपका ए और ये आ जाएगा आपका बी। तो दोनों का टेल जो है, यहाँ पे देखो दोनों का टेल क्या आ गया, साथ में आ गया, दोनों का टेल क्या आ गया, साथ में आ गया। अब जो एंगल है, यहाँ पे दो एंगल बन दिख रहा होगा आपको, एक ये एंगल दिख रहा है और ये एक बाहर वाला एंगल दिख रहा है। अब जो एंगल 180 डिग्री से छोटा होगा, तो ये वाला एंगल 180 डिग्री से छोटा है, तो यही कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ओके, याद रखना कैसे एंगल निकालना है, दो वेक्टर के हेड को साथ में लेके आओ और या दो वेक्टर के टेल को साथ में लेके आओ। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, दो वेक्टर है, यू वेक्टर है एंड वी वेक्टर है, यू वेक्टर है और वी वेक्टर है, दोनों के टेल को हम साथ में लाए और ये एंगल जो 180 डिग्री से छोटा है, यही क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, तो दिमाग में रखिएगा दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है कि एक वेक्टर आपका ऐसा है, दूसरा वेक्टर आपका ये रखा हुआ है और ये जो एंगल है ना, ये दिया हुआ है मान लीजिए 60 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। ठीक है, तो क्या दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है? नहीं। दो वेक्टर के बीच का एंगल कब निकलेगा, जब दोनों का या तो हेड साथ में होगा या तो टेल साथ में होगा। तो पहले इसमें से कोई सा भी एक वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो नाम दे देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं ए वेक्टर और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बी वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग चलिए ए वेक्टर को शिफ्ट कर दें। अगर मान लीजिए ए वेक्टर को बिना डायरेक्शन चेंज किए मैंने आगे शिफ्ट कर दिया, ये हो गया आपका नया ए वेक्टर। ओके, तो दोनों का टेल साथ में आ गया। अब ये एंगल 180 डिग्री से छोटा है, ठीक है, हाँ सॉरी, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। ये एंगल 180 डिग्री से छोटा है, तो ये एंगल ये क्या हो गया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये वाला एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं होगा, ये वाला एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं होगा। ओके, यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। उस समय मैंने गलत बोल दिया था कि 60 डिग्री नहीं होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों के टेल को क्या कर दिया, साथ में कर दिया। तो ऑब्वियस है, जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको देखना है, तो दोनों के टेल को साथ में कर दो या दोनों के हेड को साथ में कर दो, तो क्या निकल जाएगा, आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, कौन कौन से वेक्टर के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो है पैरेलल वेक्टर। क्या है, पैरेलल वेक्टर। तो वेक्टर पैरेलल है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। पैरेलल जो वेक्टर होता है, तो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। देखो पहले वाले का भी एरो जिधर पॉइंट कर रहा है, दूसरे वाले का भी एरो उधर ही पॉइंट कर रहा है। तो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन सेम होगा। पैरेलल वेक्टर का सिर्फ एक कंडीशन क्या है कि डायरेक्शन क्या होगा, पैरेलल वेक्टर का सेम होगा। डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डायरेक्शन लेकिन सेम होगा। अच्छा एक बात बताओ, दो वेक्टर पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ध्यान दीजिएगा एंगल कितना होगा। एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के टेल को साथ में कर देंगे, दोनों के टेल को साथ में कर देंगे। तो जब दोनों के टेल को साथ में करोगे तो दोनों एक ही तरफ पॉइंट कर रहा है ना, तो यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। कब, जब दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। सिमिलरली एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, एक ये वेक्टर हुआ ए वेक्टर और ये वेक्टर हुआ बी वेक्टर, दोनों एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल का मतलब हुआ कि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट।
ठीक है, डायरेक्शन के ऑपोजिट। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, अगर दोनों के मैं टेल को साथ में कर देता हूँ, इसके और इसके टेल को साथ में कर दूँ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, साथ में करके दोनों के बीच के टेल को देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये दो तरह का वेक्टर मैंने आपको बताया, कौन कौन सा, पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंटी पैरेलल का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं अब इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इक्वल वेक्टर क्या होता है। देखिए, इक्वल वेक्टर जो होगा, जो भी वेक्टर इक्वल होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ पे दो वेक्टर आपको दिख रहा है, ए बी वेक्टर दिख रहा है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और दूसरा दिख रहा है सी डी वेक्टर। तो यहाँ पे देखेंगे तो दोनों का लेंथ भी सेम है। लेंथ ही क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। ये ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर है, दोनों का लेंथ भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर का लेंथ भी सेम होगा और साथ में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो जब भी इस तरह का वेक्टर रहेगा जिसका लेंथ और मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे इक्वल वेक्टर पैरेलल ही हुआ ना, इक्वल वेक्टर तो पैरेलल वेक्टर हुआ। ओके, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, किसी वेक्टर का नेगेटिव, किसी वेक्टर का नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक ए वेक्टर है जिसका डायरेक्शन इस साइड है, ऊपर की साइड है, और माइनस ए वेक्टर मतलब क्या करना है ना, कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, बस क्या चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी नेगेटिव वेक्टर रहेगा, नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए मान लीजिए कि आपका यहाँ पे एक ये वेक्टर है, दिस इज ए बी वेक्टर। ठीक है, अब इसको ऐसे करके पलट दो, इसी वेक्टर को पलट दो। ठीक है, तो पलट दिए तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए बी का जो वेक्टर है वो नेगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का लेंथ सेम है ना, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ क्या, कि देखिए किसी वेक्टर को अगर हम लोग, वेक्टर को अगर मान लीजिए ये ए है, ठीक है, तो ये हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इससे। ठीक है, और मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखिए ये जो ए है ना, इसमें मॉड लगा दीजिए, या हम लोग सिंपली क्या करते हैं, ए लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्या मैंने आपको बता दिया, मैंने नेगेटिव वेक्टर बता दिया कि नेगेटिव वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा, लेंथ वही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है, कोइनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट क्या है आपका, कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है, दो वेक्टर कोइनिशियल तब कहलाएगा जब दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होगा, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होगा, इस तरह के वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोइनिशियल वेक्टर। मतलब दोनों का टेल साथ में है, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह के हम लोग वेक्टर को क्या बोलेंगे, कोइनिशियल वेक्टर बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वेक्टर है, नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, तो नाम से समझिए मतलब क्या है, कोप्लेनर। तो कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ, एक ही प्लेन में। अगर मान लीजिए जैसे कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है, सब के सब एक ही प्लेन में हैं। मतलब अगर एक्स वाई प्लेन है तो सारे के सारे एक ही प्लेन में हैं। ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक प्लेन दिख रहा होगा, ये एक प्लेन दिख रहा है। ठीक है, तो सारे वेक्टर इसी प्लेन में हैं, तो ये ए बी सी डी जो भी वेक्टर्स हैं ये क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आगे जो बहुत ये है, ये क्या है, जीरो वेक्टर। ठीक है, तो जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0 होता है, और डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होता है, डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जीरो वेक्टर का अगर मैं एग्जांपल अगर देना चाहूँ, तो मान लेते हैं कि आपके पास एक है ए वेक्टर, ठीक है, प्लस माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ज़ीरो वेक्टर। क्या मिलेगा, ज़ीरो वेक्टर। एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर मान लीजिए हमने वेक्टर को ऐड किया वेक्टर के साथ,
तो मिलना भी क्या है आपको, वेक्टर ही मिलेगा। वेक्टर को अगर हमने सब्सट्रैक्ट किया वेक्टर के साथ तो भी क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। सिमिलरली स्केलर को हमने ऐड किया स्केलर के साथ तो मिलेगा भी क्या, स्केलर। और स्केलर को माइनस किया स्केलर के साथ तो भी क्या मिलेगा, स्केलर। ठीक है, ये तो यानी कि वेक्टर को ऐड करेंगे वेक्टर के साथ तो भी क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये भी बात है कि जब दो वेक्टर को ऐड करोगे ना, या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या दो स्केलर, तो सेम टाइप के वेक्टर को ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब फोर्स के जो वेक्टर है ना, उसको फोर्स के साथ ही ऐड कर सकते हैं। ये नहीं कि फोर्स को एक्सेलरेशन के साथ ऐड कर दिया, ऐसा नहीं। सिमिलरली स्केलर का भी जो एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा, जैसे कि मास को हम लोग ऐड करेंगे मास के साथ ही ऐड कर सकते हैं, और मास को जब मास के साथ ऐड करेंगे तो मिलेगा भी क्या, मास ही मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मास को हम लोग दूसरा कोई वेक्टर है टाइम है उसके साथ ऐड कर सकते हैं, सॉरी स्केलर है टाइम के साथ ऐड कर सकते हैं। तो एक तरह के वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, एक तरह के स्केलर क्वांटिटी को हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही आपको बता रहा था कि जीरो वेक्टर क्या हुआ कि दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर को। तो दो वेक्टर को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगा। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो जीरो हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन डिफाइन इसका नहीं है। ओके, डायरेक्शन डिफाइन इसका नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका यूनिट वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है वन। यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है वन। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होगा, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन होगा। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन है, तो किस काम के लिए यूनिट वेक्टर आता है, तो यूनिट वेक्टर आता है आपको डायरेक्शन बताने के लिए, डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। देखिए, तो आपको मैंने पहले भी बताया है, पहले बताया, अभी जस्ट बताया क्या, कि अगर किसी वेक्टर को डिफाइन, वेक्टर का नोटेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर जो है एरो लगा दीजिए, ये वेक्टर का नोटेशन है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का क्या है कि उसको या तो मॉड में बंद कर दो या तो सिंपली ए लिख दिए तो वो मैग्नीट्यूड हो गया। यूनिट वेक्टर क्या होता है ना, जो आपका ए है इसके ऊपर हम लोग ये एक सिंबल लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैप, जिसको हम लोग बोलते हैं कैप। तो यूनिट वेक्टर दिखाने का ये मतलब होता है। ओके, तो यूनिट वेक्टर किस काम में आता है, डायरेक्शन बताने के काम में आता है। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। ओके, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो आपका एक यूनिट वेक्टर है, ओके यूनिट वेक्टर है। देखिए, तो वेक्टर के पास दो चीज़ होता है, कोई भी चीज़ अगर वेक्टर है, कोई भी चीज़ अगर वेक्टर है तो इसके पास दो चीज़ है, क्या क्या होगा, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होगा और साथ में क्या होगा, डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। ठीक है, साथ में वेक्टर लॉ को ओबे करेगा और लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करेगा, वो अलग बात है, लेकिन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा। कोई भी चीज़ मान लीजिए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होगा। ओके, तो ये हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उसका डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन कौन बताता है, अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन बताता है यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे डायरेक्शन को बताएगा ए का यूनिट वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर। तो ये हुआ आपका वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और साथ में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो जो ऊपर वाला इक्वेशन था, ये जो इक्वेशन था, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम इससे ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि ए का जो यूनिट वेक्टर है इज इक्वल टू ए का वेक्टर डिवाइडेड बाय ए के वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, यानी कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, यूनिट, यहाँ पे देख लीजिए, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स
मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर कभी भी क्या किसके लिए काम आता है? यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन दिखाने के लिए काम आता है। नोटेशन मैंने बता दिया कि यूनिट वेक्टर का नोटेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं। कैसे? देखिए जैसे कि मान लीजिए आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि आप इस तरफ चले, ठीक है, इस तरफ चले 3 मीटर, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इस तरफ चले 3 मीटर। ठीक है, तो वेक्टर के फॉर्म में है, आपका डायरेक्शन भी फिक्स है और डिस्टेंस भी फिक्स है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है आपके पास और डायरेक्शन फिक्स है। एक्स एक्सिस के आप तरफ आपने चला 3 मीटर, तो इसको एज अ वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? क्या हम ऐसा लिखेंगे 3 मीटर along एक्स एक्सिस, 3 मीटर along एक्स एक्सिस। ठीक है, लेकिन बार बार इतना लिखना पॉसिबल मतलब बहुत लंबा हो जाएगा ये, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? तो आपको जो आपने चला है उसके पास मैग्नीट्यूड कितना है? 3 मीटर, और डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्सिस की तरफ। तो एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है, देखो मैग्नीट्यूड तो आपने यहाँ पे लिख दिया, मैग्नीट्यूड तो आपने यहाँ पे लिख दिया, ये देखिए मैग्नीट्यूड तो आपने यहाँ पे लिख दिया। डायरेक्शन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के लिए कोई यूनिट वेक्टर होना चाहिए जो एक्स की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। तो एक्स की तरफ जो डायरेक्ट करता है, जो यूनिट वेक्टर होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई कैप से। कैसे डिनोट करते हैं? आई कैप से। ओके, तो आई कैप क्या है? आई कैप क्या है? आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर जो एक्स डायरेक्शन को बताता है कि एक्स डायरेक्शन किधर है। ओके, और उसके पहले क्या है? ये मैग्नीट्यूड रहेगा। ओके, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और मैं यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने लेना चाहूँगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है, इधर चला, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इधर चला 3 मीटर, मतलब एक्स डायरेक्शन में चला 3 मीटर, और ऊपर की तरफ चल दिया 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से गया, यहाँ से जाते मान लेते हैं ओ से गया ये ए पे, और ए से गया है वो बी पे। ठीक है, तो टोटल कितना चला? ये टोटल तो 7 मीटर चला। ठीक है, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से देखिएगा, वेक्टर फॉर्म में पहले 3 मीटर चला एक्स के तरफ, तो पहले 3 मीटर, एक्स को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? आई से, तो 3 मीटर आई, प्लस 4 मीटर किधर चला है? वाई पे, तो 4 मीटर वाई को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे से, तो 4 मीटर क्या हो जाएगा? जे। ठीक है, तो ये चला 3 मीटर आई के तरफ और 4 मीटर जे की तरफ चला। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में चला, लेकिन आपको अगर यहाँ पे समझ में आ गया, ये समझ में आ गया? ओके, ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए जो स्टैंडर्ड है आपका यूनिट वेक्टर का, यहाँ पे हम लोग जल्दी से देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यूनिट वेक्टर का, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो जो यूनिट वेक्टर होता है, जो एक्स के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है, वो किस चीज़ से डिफाइन होगा? वो होता है आई कैप से। जो वाई के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग जे कैप से डिनोट करते हैं, और जो जेड के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर था उसको हम लोग के कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि आई कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर, यानी कि आई कैप अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? आई कैप का मैग्नीट्यूड होगा 1। सिमिलरली जे कैप है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। और के कैप जो है, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। तो आई कैप, जे कैप और के कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। आई कैप डायरेक्शन बताता है एक्स का, जे कैप बताएगा आपका वाई का, और के कैप बताएगा आपका के का। ठीक है, चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं यूनिट वेक्टर पे, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल सा, सबसे बेसिक सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये दिया हुआ है। ठीक है, या यहाँ पे माइनस के कैप, एक और कर देते हैं माइनस के कैप। ओके, ये आपका दिया हुआ है। ओके, ये ए वेक्टर दिया हुआ है, तो आपसे बोलेगा कि ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो सबसे पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ध्यान में दीजिएगा। अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होता है रूट अंडर कोफिशिएंट
ऑफ आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, सब में कोफिशिएंट रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। ओके, तो अब कोफिशिएंट को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेना है, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या है कोफिशिएंट, ध्यान देना। आई का कोफिशिएंट कितना है, अंडर रूट। आई का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट मतलब हुआ कि आई के आगे क्या है, आई के आगे क्या है। तो यहाँ पे देखिए आई का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। ठीक है, जे कोफिशिएंट कितना है, 3 है, और के का कोफिशिएंट कितना है, -1 है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे क्या करें, क्या क्या है क्वेश्चन में, 3, एक सेकेंड, कितना कितना है, 2, 3 और -1। तो यहाँ पे क्या करें, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते हो तो √4 + 9 + 1 इज इक्वल टू √14। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, इसका मैग्नीट्यूड निकल गया। क्या निकल गया, ये ए का मैग्नीट्यूड निकल गया। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड के बाद क्या करेंगे, आपको क्या निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना। तो मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया, √14 हो गया। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखें, बताओ। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए का जो यूनिट वेक्टर है इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर आपको पता है कितना है, ए का वेक्टर कितना था, ऊपर देख लीजिए, ए का वेक्टर कितना था, 2i कैप + 3j कैप - k कैप। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2i कैप + 3j कैप -k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना आया था, √14। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो ये लेक्चर है यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में फिर हम लोग यहाँ से पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे यूनिट वेक्टर के ऊपर, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यूनिट वेक्टर के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे वेक्टर के एडिशन लॉ क्या होते हैं, ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो भी देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।